तो सबसे पहले जिनके लिए साल बुरा है उनकी बात कर लेते हैं। हारे को हरिनाम। बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टिप्पणियां होती हैं, वो इस तरह की होती हैं कि नहीं, सब संगठन के व्यक्ति हैं, कभी उन्हें सरकार के काम में लगाया जाता है, कभी संगठन के, आदि इत्यादि। लेकिन राहुल श्रीवास्तव जी और राजदीप सरदेसाई जी, जिन मंत्रियों के नाम कटे, और उनमें भी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, है ना, सबकी अलग अलग वजहें हैं, सबको एक पांच में नहीं देखा जा सकता। हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद, क्या वजह लगती है आपको, राहुल जी? जी देखिए, रविशंकर प्रसाद के मामले में यह है कि रविशंकर प्रसाद पार्टी से अच्छे प्रवक्ता थे, उसके बाद वो सरकार में लाए गए, लॉयर थे, उनको लॉ मिनिस्ट्री मिली, आईटी भी मिली, कम्युनिकेशन मिला। अमूमन देखा जाए तो ये तीनों मंत्रालय अपने आप में इतने बड़े हैं कि पहले हर एक का एक अलग मंत्री अपना होता था। तो इनको जो कार्यभार दिया गया वो एक मंत्री को तीन बड़े मंत्रालय, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। उसके बाद एक सेक्टोरल रिव्यू हुआ जिसके अंदर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक नाखुशी थी जिसको लेकर के उनकी नौकरी पे आँच आई। उसमें प्रॉब्लम थी, कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, आईटी सेक्टर में डिजिटल इंडिया के विस्तार की बात करी जा रही है, इसके अलावा लॉ मिनिस्ट्री में भी तमाम बात हो रही है। लेकिन एक बात जो नरेंद्र मोदी जी ने कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बोली, उससे एक इशारा मिल रहा है शायद कि शायद क्यों रविशंकर प्रसाद जी को परेशानी में आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों को, अपने काम को चमकाइए, खुद को मत चमकाइए। थोड़ा सा अगर आप पिछला कुछ समय देखें तो टिकटॉक का मामला हो या इसका अभी हाल में ट्विटर के साथ मामला हो, नरेंद्र मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिस दिन पहले दिन उनकी शपथ ग्रहण है उस दिन भी जब मिले और कल जब रात को उन्होंने बैठक करी, दोनों में एक बात कही कि मीडिया से दूरी बना के रखिए, बेवजह की बात अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनके खिलाफ ये बात गई कि वो मीडिया में बहुत ज्यादा विजिबल थे, क्योंकि जहां तक ट्विटर का मामला है, इस मामले में मैं एक बात जानता हूं कि जो ट्विटर के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई उसमें पीएमओ की काफी अच्छी भागीदारी थी। तो इसमें यह नहीं है कि कुछ ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो रही थी ट्विटर के खिलाफ या उससे नाराजगी हुई। जहां तक जावड़ेकर जी का मामला है उसमें कुछ लोगों का कहना है कि आरएसएस को नाराजगी थी। देखिए, रविशंकर प्रसाद के बारे में जो राहुल जी ने कहा, मैंने इसके बारे में आज लिखा भी है सौरभ जी, कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आप हेडलाइंस खुद नहीं बन सकते, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्विटर से लड़ाई हुई उसमें दिन पर दिन रविशंकर प्रसाद खुद एक तरह से हेडलाइन बन रहे थे। ऐसा नहीं है कि सरकार की जो पॉलिसी है उसके विरोध में जा रहे थे। सरकार की पॉलिसी है कि ट्विटर, इतने जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, उनको भारतीय कानून के दायरे, जो नए आईटी रूल्स है उनके दायरे में काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप रोज एक तरह से उन पर प्रहार करते हैं, हेडलाइन बन जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है मोदी जी ने एक लक्ष्मण रेखा तय की है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो मुझे कहा गया कि भारत नेट, ये जो डिजिटल इंडिया का एक नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा फ्लैगशिप स्कीम था, जो 2017 में उन्होंने कहा था कि वो चाहते थे हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंच जाए, उसमें कई कमियां दिखाई दी गई है। और जो रिपोर्ट कार्ड एक तरह से तैयार किया गया उसमें कहीं ना कहीं एक कमी नजर आई। लॉ मंत्रालय में भी कहीं ये भी देखा गया है कि जजेस की नियुक्ति हो, वहां जजेस के साथ जो रिलेशनशिप हो, उसमें कई सवाल उठे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैसेज है वो यही है कि आप जब मंत्री बनते हैं, ये मोदी जी की सरकार है, अगर कोई भी मंत्री बने उनको अपने आप को हेडलाइन नहीं बना सकते। आप अगर हेडलाइन बनेंगे तो मोदी जी आपको, जिस तरह से आप कह सकते हैं, जोर का झटका एक तरह से दे सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे किसी ने कही कि 6 बजे सुबह कई मंत्रियों को जगाया गया, कुछ तो जगह ही होंगे, दे मस्ट हैव बीन वेरी नर्वस, पर नड्डा जी ने कई मंत्रियों को 6 बजे फोन करके कहा आप अपना इस्तीफा दीजिए। और एक मंत्री तो ऐसा है कि 15 मिनट के बाद जब उसने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर से नड्डा जी का उनको फोन आया कि अभी तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो देखिए 6 बजे सुबह उठना और इस तरह का जोर का झटका मिलना वो अलग बात है, पर एक मैसेज गया है कि आप हेडलाइन नहीं बन सकते। आई थिंक दैट इज द मैसेज फ्रॉम रविशंकर प्रसाद। मुझे एक तरह से दुख लगता है क्योंकि उन्होंने एक तरह से हर बात पर सरकार की तरफ से बहुत पेशकश भी की है,
हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को बहुत की आलोचना की है, लेकिन इसके बावजूद कार्यकाल और कहीं ना कहीं अपने आप को हेडलाइन बनाने की वजह से वो उनकी छुट्टी हो गई। सौरभ, इसमें एक बात है कि जो ये रेजिग्नेशंस हुए हैं, इनमें कई सारे ऐसे भी हैं जिनके लिए रियली परफॉर्मेंस का इशू बना। अगर आप अगर उस पर बात करेंगे, जो हर्षवर्धन साहब हैं, अब जैसे आपके प्रताप चंद्र सारंगी थे, जिस दिन शपथ हुई थी सौरभ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में तो सबसे ज्यादा तालियां अगर बजी थी तो सारंगी साहब के लिए बजी थी। लेकिन अगर आप ये पिछले 2 साल का वक्फा देखें तो आपने सारंगी साहब की कहीं शक्ल देखी, कोई उनका बयान सुना, कोई उनकी बात सुनी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया या वैसा किया या जनता के बीच में दिखाई दिए? वो नहीं हुआ। तो कुछ लोगों का तो बिल्कुल साफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे पत्ता कटा है। प्रकाश जावड़ेकर के अलावा एक और जो अहम नाम था, जिसको हम लोग 2014 के पहले से देख रहे थे, संगठन का व्यक्ति कहा जा रहा था, हालांकि एमएलसी और राज्यसभा वाले व्यक्ति थे, वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो हमने देखा कि प्रकाश जावड़ेकर का एग्जिट होता है और संगठन के एक व्यक्ति को रिवॉर्ड भी किया जाता है, भूपेंद्र यादव को, जो पार्टी के बिहार के प्रभारी महासचिव रहे और अब सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनकी एंट्री होती है। हाउ डू यू लुक एट दिस, प्रकाश जावड़ेकर का जाना और भूपेंद्र यादव का आना? सौरभ जी, मैं प्रकाश जावड़ेकर पर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। 2014 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था राज्यसभा का। वो एक बार लगभग उन्होंने मन बना लिया था, अब तो खत्म हो गया मेरा कार्यकाल, मैं वापस पुणे जाऊंगा जहां से वो आते हैं। अचानक उनको मंत्री बनाया जाता है और उनका जो राज्यसभा है उनको मध्य प्रदेश से तब मिल जाता है और उनको एक तरह से एक्सटेंशन मिल जाता है। उनको कभी उम्मीद भी नहीं थी उस समय कि वो सडनली मंत्री बन जाएंगे। पहली मैं एनडीए 1 या मोदी 1.0 की बात कर रहा हूं। और आप देखेंगे धीरे धीरे उनका जो कद है वो एक तरह से बढ़ गया। पिछले साल या 2 साल पहले जब शिवसेना सरकार छोड़ गई, हेवी इंडस्ट्री पोर्टफोलियो शिवसेना के पास था, वो पोर्टफोलियो प्रकाश जावड़ेकर को दिया गया। यानी जिस तरह से एक तरह से रविशंकर प्रसाद के पास भी 3 पोर्टफोलियो थे, उसी तरह प्रकाश जावड़ेकर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, आईएनबी और हेवी इंडस्ट्री भी थी उनके पास। तो कल तक जो मुझे आश्चर्य, वही प्रकाश जावड़ेकर, कल तक तो आप उन पर बहुत निर्भर कर रहे थे, इसके पहले भी एचआरडी मिनिस्टर बन रहे, अचानक क्या हो गया? और जैसे रविशंकर प्रसाद के बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से टकराव हुआ, यहां ये कहा जा रहा है कि सरकार को लगा कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो और अग्रेसिवली हमारी इमेज एक तरह से प्रमोट कर सके। और प्रकाश जावड़ेकर उस तरह से, वो पुराने जमाने के बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन अग्रेसिवली सोशल मीडिया वगैरह पर हमारी बात रख पाए, इंटरनेशनली हमारी जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा, ये तो आईएनबी का है। पर यह भी मैंने सुना है कि कुछ लोग उनसे नाखुश थे आरएसएस में, और मैं इससे बड़ा आश्चर्य हूं क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर के बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स है संघ के साथ। तो ये क्यों हुआ इसकी जानकारी पूरी नहीं मिली है, लेकिन जब मैं उनसे मिला अभी भी वही उनमें वो स्माइल वही था। थोड़े दुखी तो होंगे ही अंदर से, लेकिन हमारे महाराष्ट्र जर्नलिस्ट के साथ वो कल चिवड़ा और चाय के लिए बुलाया था उन्होंने। हमने भी सोचा जब कोई मंत्री अपना मंत्री पद छोड़ता है हमेशा उसके घर जाना चाहिए। सौरभ, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि वो मंत्री भी याद रखता है। कल अगर फिर से, क्योंकि एक बार शरद पवार ने कहा था मंत्री आते जाते रहेंगे लेकिन राजनीति चलती रहेगी। तो प्रकाश जावड़ेकर को के बारे में दुख लगता है। 70 साल के होने वाले हैं अब, और उनका दुख क्यों लगता है? दुख क्यों लगता है? देखिए, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि क्यों। वही मैं कह रहा हूं ना, कल तक राजनेताओं के मंत्रिपरिषद में आने और जाने से पत्रकारों के सुख दुख का क्या लेना देना है? नहीं, मुझे दुख नहीं है। देखो, मुझे कोई, जब व्यक्ति को 6 बजे सुबह उठाकर आप जोर का झटका देते हैं, अगर कल किसी को भी ये होता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, कल तक जिस व्यक्ति पर आप रिलाई कर रहे थे 3 मंत्रालय का, अचानक क्या होता है कि तीनों मंत्रालय चले जाते हैं? ये अभी भी क्लियर नहीं है, दोनों रविशंकर प्रसाद के केस में भी और प्रकाश जावड़ेकर के, कि पूरी तरह से आपने उनकी छुट्टी क्यों कर दी। चलिए राहुल जी से सुनते हैं। सौरभ, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये 2 एक्सक्लूजन पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैंने राजदीप के एक प्रोग्राम में भी कही थी।
आरएसएस की तरफ से ये जो कैबिनेट रिशफल हुआ है या बदलाव हुआ है इतना बड़ा, इस बार पहली बार है 2014, उसके बाद 2014 नवंबर और 2019 के मुकाबले कि आरएसएस का रोल बहुत अहम रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के बीएल संतोष, वो यूपी गए और तमाम राज्यों में जाकर के ग्राउंड लेवल से फीडबैक लाए और फीडबैक के बाद बहुत एक्टिवली जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ उनकी बैठकें हुई, प्रधानमंत्री से भी मुलाकातें हुई और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई सौरभ, कि बहुत सारे लोग ऐसे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट में हैं जो कि पॉलिटिकली बहुत यूजफुल हो सकते हैं, मगर वो मिनिस्ट्रीज में रह करके बहुत सिग्निफिकेंट काम नहीं कर रहे हैं। जिसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बड़ी मंत्री हैं, उनके लिए तो यहां तक कहा गया था कि उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उतार करके मायावती, प्रियंका गांधी या बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करने में पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। एक इनसिग्निफिकेंट मिनिस्ट्री देकर के उनको रखा गया है। तो स्मृति जी को बना तो दिया, स्मृति जी को बना तो दिया गया है बंगाल का प्रभारी। साहब नाम आपने लिया, लेकिन क्या था कि वो उनका कहना था कि इनको मंत्रालय से नगरी है, अगर यहाँ पे आप खुल के बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? देखिए उसमें यह था कि बात इस बात की नहीं कि मंत्रालय भी करें, बात यह थी कि मंत्रालय इनसिग्निफिकेंट हो तो क्या जरूरत है। इन दोनों के जो राजदीप ने जो कहा आरएसएस वाली बात वो बहुत सही है। यहां तक कि ये तक कहा गया कि दत्तात्रेय होसाबले जो थे वो जावड़ेकर से खुश नहीं थे, कुछ उनके चीजें थी जो रिस्पॉन्सेज उन्होंने मांगे थे उसका रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं आया था, उस कारण से आरएसएस की नाराजगी थी। लेकिन इन दोनों के साथ एक और चीज है, कहीं ना कहीं आरएसएस और पार्टी का आकलन ये भी था कि अगर आप देखिए पिछले 2 सालों से तो बीजेपी का जो पॉलिटिकल मीडिया में डिफेंस है उसको कौन लीड कर रहे थे। राजीव सरदेसाई के शो में, अगर राजीव सरदेसाई का प्राइम टाइम शो है तो उसमें कौन आते हैं? संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और इस तरह के लोग। तो बीजेपी का जो डिफेंस है उसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसलिए ये फैक्टर ये भी वे किया गया कि क्या रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर पार्टी के सिस्टम में आकर के जो सरकार की, देखिए ये समय जो पिछले 6 महीने सरकार के लिए अच्छे नहीं गुजरे हैं। जितनी बुराई सुनामी आई है, बुराई की, नाराजगी की, इतनी पहले कभी नहीं आई थी। और आने वाले दिनों में अगर थर्ड वेव आती है, इकोनॉमी की सूरत हाल बिगड़ती है, तो उसमें उनको स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ज्यादा उचित दिखाई दिए। तो ये एक फैक्टर भी उनके फेवर में, उनको पार्टी में मंत्रालय से निकालने में गया है।